हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी गद्यखंड भाग का पहला चैप्टर बातचीत का लेखक परिचय बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो हमारा बातचीत पाठ है वो क्या है, एक ललित निबंध है। बातचीत पाठ जो वो क्या है, एक ललित निबंध है। इसके राइटर बालकृष्ण भट्ट हैं और आज हम लोग जो है सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट को बारे में समझेंगे। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म हम लोग देखेंगे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान की अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये रहते थे और इनका जन्म भी जो है यहीं पे हुआ था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पर है या पूछ देगा जन्म स्थान, कह देगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थान कहाँ है, तो हम लोग को बताना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन कई लेखक लोगों का जन्म स्थान और निवास स्थान क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का जन्म कहीं पे और हुआ है और रहते वो कहीं पे और थे, तो ये अलग अलग होता है, तो उनका अलग अलग भी याद रखना है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान दिया है, अर्थात अगर पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था तो हमको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बताना है और निवास स्थान भी कहेगा तो हमको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बताना है। इसके बाद अगर बात करेंगे इनके माता पिता का, तो माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। दोनों का नाम याद रखना है। VVI एक ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पिता का क्या नाम था। तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिताजी के बारे में बताया गया कि पिता एक क्या थे, व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के लिए रुचि एवं लालसा जगाई थी। मतलब जो बालकृष्ण भट्ट हमारे थे वो बचपन में मतलब पढ़ाई लिखाई के उतने तत्पर नहीं थे, शौकीन कह सकते नहीं थे। तो जो उनकी माता थी जो एक सुसंस्कृत महिला थी, तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन करने के लिए इंटरेस्ट यानी रुचि को या लालसा को उन्होंने जगाया। और इनके जो पिता थे वो क्या थे, एक व्यापारी थे। ठीक, पिता एक व्यापारी थे। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है वो क्या थे, तो एक व्यापारी थे और पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। इसके बाद अगर हम बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, यानी प्रारंभ में वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे और फिर उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से वो एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। ये भी एक VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से किसने एंट्रेंस का एग्जाम दिया, तो बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया, तो 1867 ईस्वी में। ठीक, और ये प्रारंभ में क्या किए थे, संस्कृत भाषा का अध्ययन या अध्यापन किए थे। इसके बाद इनकी वृत्ति का बात करेंगे हम लोग। वृत्ति मतलब होता है कार्य होता है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है, कार्य या काम करना होता है। तो इन्होंने 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और फिर उसके बाद 1888 में वो प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी उनको छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य में वो अपना जो है जीवन को निर्भर कर दिया। मतलब वृत्ति इनके काम में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट तो इस लाइन को याद रखना है कि 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो अध्यापक नियुक्त हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI लाइन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि वो प्रयाग के मिशन स्कूल के अध्यापन कब किए थे, तो 1869 से 1875 के बीच जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में वो अध्यापन का कार्य किए थे। फिर CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे 1885 ईस्वी में, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में पड़ता था। बाद में ये कहा जा रहा है कि जब कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए तो वहाँ से इनको जो है मतलब नौकरी अपना छोड़ना पड़ा। अपना जो उग्र स्वभाव के कारण ये नौकरी छोड़ दिए थे। उग्र मतलब होता है तेज या गुस्सैल, ठीक ना, तो उस टाइप के ये मतलब व्यक्ति थे। तो इस वजह से उन्होंने अपनी नौकरी बाद में क्या किया, छोड़ दिया।
जब नौकरी छोड़ दिए तो शेष जीवन लेखन कार्य में व्यतीत किए। बट लेकिन इनके जीवन का एक विशेष घटना या विशेष परिस्थितियां भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पिता के निधनोपरांत वो जो उनके घर वाले थे उनको जो है पैतृक व्यापार संभालने के लिए जो है मतलब विवश करने लगे, जिससे गृह कलह का उनको सामना करना पड़ा। यानी घर में लड़ाई झंझट होने लगा, लोग इनसे विवश करने लगे कि तुम अपने पिताजी का व्यवसाय संभालो, जो कर रहे हो वो छोड़ दो। तो ये मतलब इनके पिताजी के व्यवसाय में इनको रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो इस वजह से ये क्या किए कि अपने पिता का व्यवसाय ये नहीं संभाले, घर में रोज गृह कलह होता था, तो इस वजह से अपने घर को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। तो ये चीज याद रखना ये भी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे, उनके पिता के निधन के बाद जो है इनके घर वाले इनको विवश करने लगे, लेकिन ये अपने पिता का व्यवसाय नहीं संभाले, और पिता का व्यवसाय नहीं संभालने की वजह से ये क्या किए कि अपना घर ही छोड़ दिए, और फिर शेष जीवन जो है खुद अपने साहित्य को समर्पित कर दिए। और फिर साहित्यिक रुचि इनमें इनको था, इंटरेस्ट था, तो साहित्य के रचनाएं जो अलग अलग प्रकार से उन्होंने किया। जिसके बाद जब ये घर से निकल गए तो कहा जा रहा है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनसे ये प्रेरणा लेकर के हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से यानी इलाहाबाद में उन्होंने क्या किया, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका या पत्र जो निकालना प्रारंभ किए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कैसी पत्रिका है, तो यह एक मासिक पत्रिका है। हम लोग पत्रिका या पत्रिका सुने हैं, तो कोई पत्र जो है साप्ताहिक होता है, कोई वार्षिक होता है, कोई मासिक होता है। तो इनकी जो पत्रिका थी वो क्या थी, मासिक थी। मासिक मतलब होता है कि महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका। साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में एक बार निकलने वाली पत्रिका। और वार्षिक पत्रिका में क्या होता है कि वर्ष भर में एक बार निकलने वाली। तो इन्होंने क्या किया था, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला जो महीने में एक बार निकलती थी, और इसे वे करीब 33 वर्षों तक वो चलाते रहे थे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को बालकृष्ण भट्ट कितने वर्षों तक चलाए, तो 33 वर्षों तक वो चलाते रहे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, तो इसमें इन्होंने नियमित रूप से सामाजिक हो गया, समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, नैतिक राजनीतिक जो अलग अलग तरीके के विषय थे उसमें इन्होंने क्या किया, निबंध लिखे। इसके बाद 1881 में वे वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे, वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने क्या किया, कठोर आलोचना किया था। तो ये भी याद रखना है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की। लेकिन अगर पूछेगा कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दोनों अलग अलग रचना है। अगर संयोगिता स्वयंवर पूछे तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, और अगर पूछे कि दमयंती स्वयंवर जो है किनकी रचना है, तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अभी आगे रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया, तो ये चीज जरूर याद रखना है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की, लेकिन उसकी आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने किया था। और कहा जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए। मतलब इनको श्याम सुंदर दास काशी बुलाए, लेकिन उनका अच्छा स्वभाव या अच्छा व्यवहार न होने के कारण ये उनसे क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये उनका रचनात्मक सक्रियता था बालकृष्ण भट्ट का, और हम लोग ने विशेष परिस्थिति को जाना। अब आगे जब हम लोग बात करेंगे तो आगे इनके रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया, अनेक विधाओं में रचनाएं की थी, अनेक विधाओं में रचनाएं की थी, जिनमें रचनाओं में हम लोग देखेंगे तो इनका उपन्यास दिया है, नाटक दिया है और प्रहसन दिया है। प्रहसन मतलब होता है प्रसंचित रचनाएं, यानी चुटकुला हंसी मजाक वाली रचनाएं जो होती है या कृतियां होती हैं वो। उपन्यास मतलब होता है कल्पित और लंबी कहानियां जो अनेक पात्रों में विभक्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन कौन सा था, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी हमारे जो है उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी के। इसके बाद अगर बात करेंगे नाटक का, तो नाटक में बताया गया पद्मावती, किरातर्जुनी, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, 1 रोगी और 1 वैद, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये जितने भी रचनाएं हैं वो हमारे बालकृष्ण भट्ट के क्या है, नाटक है। अब अगर बात करेंगे कि उपन्यास और नाटक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान,
गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, ठीक, उसके बाद जो है सद्भाव का अभाव, ये रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद अगर नाटक की बात करेंगे तो पद्मावती हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। पद्मावती से याद आया, आप लोग काव्यखंड का पहला पाठ पढ़ेंगे तो वो हमारा कड़बक पाठ है, ठीक, आप लोग के पास किताब हो गई तो उसमें आप लोग देखोगे कि पहला पाठ जो काव्यखंड का है वो कड़बक है, और उसमें बताया गया है कि जो कड़बक पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। तो ये चीज याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि पद्मावती किसकी रचना है, तो पद्मावती किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट को बताना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया पद्मावती क्या है, नाटक है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर पूछेगा कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत में हम लोग को बाल कृष्ण भट्ट नहीं बताना है, मलिक मोहम्मद जायसी को बताना है कि पद्मावत के कवि या रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन अगर पद्मावती कहेगा तो पद्मावती में हमारा हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। तो ये चीज जरूर याद रखना है, पद्मावती क्या है, तो एक नाटक है। उसके बाद शिशुपाल वध को ध्यान में रखना है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। अभी जस्ट आप लोग को पहले बताएं कि संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर के बारे में। अगर संयोगिता स्वयंवर पूछेगा तो लाला श्रीनिवास दास होंगे, दमयंती स्वयंवर पूछेगा तो वो कौन होंगे हमारे, तो दमयंती स्वयंवर के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट होंगे। तो इसको याद रखना है। शिक्षा दान को जो है याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतवर्ष हो गया, उसको याद रखना है, ठीक, भारत जननी हो गया, बाल कृष्ण बाल विवाह हो गया, इसको रेल का विकट खेल, ठीक, ये जितने भी मतलब रचनाओं का मैंने जिक्र किया नाटक वाली, वो सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रहसन की बात करेंगे तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया 3 प्रहसन है, जिसमें पहला जैसा काम वैसा परिणाम है, दूसरा नई रोशनी का विषय और तीसरा आचार विडंबना है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई 3 रचनाएं, जो प्रहसन है उसमें जैसा काम वैसा परिणाम है, नई रोशनी का विषय, आचार विडंबना, ये 3 इनके द्वारा लिखे गए प्रहसन है। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए निबंध भी है बहुत सारे, जिनमें बताया गया है कि 1000 के आसपास इन्होंने क्या किया, निबंध को लिखा है। मतलब 1000 इन्होंने निबंध लिखा है, जिनमें से बताया गया कि 100 से ज्यादा जो क्या है वो निबंध महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने 1000 निबंध लिखा, जिनमें से 100 से ज्यादा निबंध जो है महत्वपूर्ण है। और ये निबंध जो है भट्ट निबंधमाला नाम से जो है 2 खंडों में जो है संग्रहित है और प्रकाशित भी हुआ है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है VVI, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पूछा जाएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे, तो 1000 के आसपास निबंध लिखे, और उन निबंधों में से कितने निबंध महत्वपूर्ण थे, तो 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और ये कितने खंडों में विभक्त है, 2 खंडों में। और किस नाम से प्रकाशित है, तो भट्ट निबंधमाला नाम से ये प्रकाशित है। तो ये हमारा जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में छोटा सा एक परिचय था, इंट्रोडक्शन था। मुझे आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आगे मैं जो है इस पाठ से कुछ या लेखक परिचय से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेके आया हूं, जिसको हम लोग जो एक नज़र में समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उपन्यास रचनाकारों में से एक थे। ठीक, आधुनिक हिंदी जो गद्य के निर्माताएं हो गए, जो भी अलग अलग लेखक हो गए, उनमें से एक जो है रचनाकार बालकृष्ण भट्ट को भी माना जाता है। उसके बाद ये भी हम लोग को याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे, जो भारतेंदु युग चलता था, तो भारतेंदु युग जो चल रहा था, तो उस समय के जो भी लेखक थे उनमें से एक हमारे बालकृष्ण भट्ट भी थे। इसके बाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये भी एक लेखक थे। तो इन्होंने जो है निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो ये भी पॉइंट हमको याद रखना है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो किसने रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, इसके बाद एक की पॉइंट हमको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ये भी याद रखना है हम लोग को कि आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और अभी हम आप लोग को शुरू में ही इस पाठ के बारे में बताएं कि जो बातचीत हमारा पाठ है वो क्या एक ललित निबंध है, और जिसके लेखक हमारे कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये भी हम लोग को की पॉइंट को याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस पाठ के, जिसमें मैंने मतलब आप सभी लोगों को बताया। बाकी आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस पाठ का जो है हिंदी अर्थ लाऊंगा,
तो आप लोग जो है तब तक के लिए इस लेखक परिचय को रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए, और जहाँ भी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।